नॉट बीइंग अ फिलोसोफर, जिसको लिखा है रॉबर्ट लाइन ने। पर इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको जो मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आपको अच्छे से नहीं दिखे तो आप प्लीज़ अपने बुक को सामने रख कर पढ़ सकते हैं। तो जल्दी से हम चलते हैं ऑथर के बारे में पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है, बॉर्न इन बेलफास्ट रॉबर्ट विल्सन लैंड 20 अप्रैल 1879 6 अक्टूबर 1949। तो यहाँ पर कहा गया है कि ऑथर का जन्म बेलफास्ट में हुआ था और ऑथर का पूरा नाम है रॉबर्ट विल्सन लैंड और उनका जन्म हुआ था 20 अप्रैल 1879 और डेथ हुआ था 6 अक्टूबर 1949। उन्होंने अपनी जो स्टार्टिंग की लिखना या फिर कहाँ से उन्होंने शुरुआत की तो इसके बारे में हम जानते हैं। बिगिन हिज कैरियर एज अ जर्नलिस्ट फ्रॉम द नॉर्दर्न वीक, तो उन्होंने एज अ जर्नलिस्ट अपना करियर शुरू किया था। ही मूव टू लंदन इन 1901 एंड बिकम ए ड्रामा critic for Today which was edited by Jerome K. Jerome, the famous humorist। तो वो 1901 में मूव उन्होंने किया लंदन में और वहाँ पर जाकर वो ड्रामा के जो क्रिटिक्स है, जैसे कि फिल्म क्रिटिक्स होते हैं तो वैसे ही वो ड्रामा क्रिटिक्स थे जो हम बाद में जैसे कि एडिटेड होते हैं जेरोम के फेमस ह्यूमरिस्ट कि कौन से मतलब बुक में क्रिटिसिज्म करते हैं या फिर क्रिटिक का जो बहुत बड़ा भूमिका होता है कि इस क्रिटिक के वजह से ही अवार्ड्स या फिर कुछ भी मिलते हैं जो भी। तो नेक्स्ट इज ही सर्व्ड एज ए लिटरेरी एडिटर फॉर द डेली न्यूज़ फ्रॉम 1912 टू 1947। तो उन्होंने मतलब एज अ एडिटर काम किया था डेली न्यूज़ में 1912 से लेकर 1947 तक। इन 1909 ही मैरिड सेल्विया ड्राइहर्स्ट, poet and novelist, and the couple settled in Hampstead where they raised their two daughters, Maria and Sigley। तो एक जर्नलिस्ट थे और राइटिंग करते थे और उन्होंने शादी की एक लड़की से जो भी उसी प्रोफेशन में नहीं थी पर राइटिंग में थी, जैसे कि वो पोएम लिखती थी, वो नॉवेलिस्ट थी और वो लोग जाकर सेटल हो गए हैम्स्टेड में और वहाँ पर उनकी जो दो बेटियाँ थी उनको उन्होंने मतलब बड़ा किया। तो उनके दो बेटियों का नाम है मैरी एंड सिगली। Under the pseudonym YY or Wise, he wrote a weekly essay for the New Statesman from 1913 to 1945। तो pseudonym YY और Wise नाम का उन्होंने वीकली ऐसे लिखा उन्होंने न्यू स्टेट्समैन में। कब तक उन्होंने लिखा? 1913 से लेकर 1945 तक वो हर मतलब वीकली लिखते थे। वो एक आर्टिकल या फिर सॉरी नॉट ए आर्टिकल, इट्स अबाउट essay। Land was also an activist for the Sinn Féin and a member of the Gaelic League. He was undoubtedly a gifted essayist and his popular collection include The Pleasure of Ignorance 1921, The Peal of Bells 1924 and I Tremble to Think 1936. He died in 1949 and was buried in Belfast City Cemetery। तो लैंड बस ऐसे नहीं लिखते थे या फिर वो सिर्फ जर्नलिस्ट नहीं थे, वो एक एक्टिविस्ट थे। वो एक मेंबर भी थे गैलिक लीग के। अनडाउटेडली वो एक गिफ्टेड एसेज थे क्योंकि उन्होंने बहुत सारे एसेज लिखे जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए। अभी जो मैंने आपको नाम बताया था तो सारे के सारे ऐसे उन्होंने लिखा था और उनके डेथ के बाद उनको बरी कहा किया गया था जहाँ पर उनका जन्म हुआ था, दैट इज़ बेलफास्ट। तो बेलफास्ट के जो क्रीमेटरी ग्राउंड है वहाँ पर जाकर उनका अंतिम जो कार्य है परफॉर्मेंस है वहाँ पर किया गया। तो अभी हम पढ़ेंगे वर्ड मीनिंग क्योंकि ये जो चैप्टर है ना ये थोड़ा अटपटा है, तो इसको पढ़ने से पहले हमें वर्ड मीनिंग पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो जल्दी से चलते हैं वर्ड मीनिंग को पहले देख लेते हैं। सबसे पहला वर्ड मीनिंग जो है वो है एपिक्टेटस, जिसको लेकर ये पूरा चैप्टर बेस है। तो एपिक्टेटस क्या है? ए ग्रीक स्टॉक फिलोसोफर ऑफ द 1st and 2nd century AD who was originally a slave। Though he wrote no treatise himself, his discourses were compiled by a pupil and these are to be found in Enchiridion। तो ये जो एपिक्टेटस है तो ये एक ग्रीक फिलोसोफर थे। कब के? 1st and 2nd century AD में
और ओरिजिनली वो एक स्लेव थे। उन्होंने अपने आप कुछ तो नहीं लिखा, पर उनके जो प्यूपिल है, प्यूपिल मतलब डिसिप्लिन या फिर उनके जो स्टूडेंट थे, उन्होंने इन सब उनकी जो बातें हैं उसको कंपाइल्ड वर्जन में कहाँ पर लिखा था, सब कुछ उन्होंने इकट्ठे कर कर एंट्रीडियन, तो वहाँ पर उन्होंने इकट्ठे किया और वहाँ से हमें पता चलता है कि एपिक्टेटस के बारे में। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग इज imperturbability, मतलब द क्वालिटी ऑफ बीइंग अनमूव्ड नो मैटर व्हाट, इक्वेनिमिटी, मतलब इसका मीनिंग ये है कि अड़े रहना, ढीठपन, मतलब जो है जैसा है मैं उससे मूव नहीं करूँगा, जो मैंने कहा, जो मैंने सुना, वहीं पर मैं अड़ा रहूँगा। फिर आता है जर्गन। जर्गन बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आपके एग्ज़ाम में भी आ जाता है कि जर्गन मतलब क्या है, मतलब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जर्गन। जर्गन मतलब टेक्निकल लैंग्वेज स्पेसिफिक टू सब्जेक्ट एंड डिफरेंट फ्रॉम द लैंग्वेज ऑफ एवरीडे यूज़। अभी आप सोच लो, आप सब यहाँ पर, कोई एसएमएस में बात कर रहा है, कोई हिंदी में बात कर रहा है, कोई इंग्लिश में बात कर रहा है, कोई बंगाली में बात कर रहा है, तो इंग्लिश को छोड़कर बंगाली, हिंदी और एसएमएस टू अ एक्सटेंट वो समझ में तो आता है, पर अचानक से कोई अगर चाइनीज़ में बात करे तो आपको तो समझ में नहीं आएगा। तो jargon तब कहते हैं कोई अगर एक माहौल है जहाँ पर जो लैंग्वेज आपको पता नहीं वैसे कोई मतलब बोलता जा रहा है, तो इसको हम jargon डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट इज मार्कस ऑरेलियस, a Roman emperor and also a stock philosopher who was born in 121 AD and died in 180 AD. His epigrammatic style and unique expression have been immortalized in meditations. तो मार्कस ऑरेलियस वो भी एक फिलोसोफर थे, पर वो एक रोमन एम्परर थे। उनका जन्म 121 एडी में हुआ था और उनका डेथ 180 एडी में हुआ था। उनका जो स्टाइल है, उनका जो भाषा है, उनको जो लैंग्वेज एक्सप्रेस करने का जो तरीका है, वो इतना अच्छा था और वो इतना अमर हो गया था कि उसको मेडिटेशन में हम जान सकते। जैसे कि जब मेडिटेशन होता है तो आप देखोगे वहाँ पर जो बोलने का तरीका होता है या फिर चने का जल, जब आप किसी मेडिटेशन हॉल में जाओगे या फिर कहीं पर क्लास लेते हो, तब आप देखना वहाँ पर ना बोलने का तरीका बहुत अच्छा होता है, इतना सॉफ्ट स्पोकन होता है, तो इसी को यहाँ पर बताया गया है। सो द नेक्स्ट इज प्लिनी द एल्डर, a Roman who lived between 23 and 79 AD. He was one of the first naturalists in the world and produced the prodigious natural history that runs into 37 books. तो प्लिनी द एडलर वो एक रोमन थे और उन्होंने उनका जो जन्म 23rd एडी में हुआ था एंड 79 एडी में उनका डेथ हो गया था, और वो बहुत फेमस नेचुरलिस्ट थे। उन्होंने वर्ल्ड के बारे में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट की और एक नेचुरलिस्ट थे। तो उन्होंने 37 बुक्स लिखे ये सब नेचुरल हिस्ट्री के बारे में। फिर आता है क्वेस्ट मतलब सर्च। नेक्स्ट इज रैल्फ वॉल्डो इमर्सन। तो रैल्फ वॉल्डो इमर्सन, उनका जन्म हुआ था 1803। इमर्सन was an American essayist, poet, and transcendentalist philosopher. His lecture and essay revolve around the belief he espoused, that is, that an individual can find redemption only in his own soul. तो रैल्फ वॉल्डो इमर्सन वो ग्रीक नहीं थे, वो अमेरिकन एसेज थे, पोएट थे, एक फिलोसोफर थे। उन्होंने अपने लेक्चर्स में, अपने एसेज में ये बताया कि हम जब भी कुछ बिलीव करो ना, अपने आत्मा पर बिलीव करो, अपने सोल पर बिलीव करो, और इंडिविजुअल सोल के ऊपर बिलीव करने से ऊपर कुछ होता ही नहीं है। फिर आता है सॉक्रेट्स। आपको तो सबको पता है सॉक्रेट्स एक फिलोसोफर थे, तो उनके बारे में देख लेते हैं। A Greek philosopher who lived between 469 and 399 BC, he popularized the love of enquiry that would lead to knowledge and justice. He stood staunchly against skepticism. His views were considered too radical for the times, and he was imprisoned and forced to drink hemlock, the juice of a poison herb which caused his death. यहाँ से हमें पता चलता है कि सोक्रेट्स एक ग्रीक फिलोसोफर थे और ही लिव्ड बिटवीन 469 एंड 399 BC। वो बहुत पॉपुलर थे उनके लव ऑफ एनक्वायरी के बारे लिए।
इंक्वायरी मतलब उनको बहुत जिज्ञासा था, मतलब जानने की कोशिश, उनको बहुत जानना था, नॉलेज अक्यूमुलेट करना था। उनका यही प्रॉब्लम था कि वो किसी चीज़ को ना मतलब ऐसे ही बिलीव नहीं करते थे, बस उसको पूछते थे क्यों है, किस लिए है, कैसे है, इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है। और इसी कारण उनके इसी मतलब क्या कहते हैं इसको, इसी आदत के कारण उनको इम्प्रिजन किया गया। उनको इम्प्रिजन करने के बाद उनको एक पॉइज़न खिलाया गया। आपको तो पता है हेमलॉक के बारे में, एक पॉइजनस ट्री है, उसका जूस खिलाकर उनको मारा गया। अभी इनको मारा क्यों गया? बिकॉज़ अगर एक इंसान चीज़ में इंक्वायरी करेगा, इवन जो रूलिंग पीपल है उनके बात को भी वो नकार कर उसके ऊपर भी इंक्वायरी करेगा, तो लोग क्या सोचेंगे, किंग क्या सोचेगा, रूलर क्या सोचेगा? सोचेगा कि अरे ये तो खतरनाक है, इसको देखकर और लोग भी सीखेंगे, इसकी तरह इंक्वायरी में चले जाएंगे, तब तो हमारी तो टाई टाई फिश हो जाएगी। तो इसी के लिए उसको मारा गया, पहले इम्प्रिजन किया गया, उसके बाद उसको मारा गया। तो नेक्स्ट इज सोलोमन। तो सोलोमन कौन है? Son of David and king of Hebrews, he figures as one of the richest, most powerful, and wisest of the biblical kings. Commercially expansion, peace, and new architectural design marked his reign. तो सॉलोमन किसको कहते हैं? सॉलोमन वो सन थे डेविड एंड किंग ऑफ हिब्रूस के, और वो बहुत ज़्यादा रिच थे, बहुत पावरफुल थे, बहुत ही वाइजेस्ट पर्सन थे, और बाइबल में उनका नाम दर्ज है। वो अपनी पीस, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन उसके लिए बहुत ही जाने जाते। उनके टाइम में वो बहुत फ्लॉरिश किया गया था, मतलब पीस रिजोल्यूशन, कॉमर्स को लेकर आर्किटेक्चरल डिज़ाइन बहुत ज़्यादा फ्लॉरिश हुआ था। अभी आता है टेरेंस। टेरेंस मतलब टायरनिकल रूलर्स, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलाया जा रहा है, रूलिंग करे जा रहे हैं, जैसे भी कर कर करे जा रहे हैं, उनको टायरेंट कहते हैं। एंड ज़्यूस, ज़्यूस कौन है? द किंग ऑफ द ग्रीक पैथिनियंस ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस, ही सिंबलाइज पावर एंड ऑर्डर। ज़्यूस मतलब ग्रीक के जो गॉड थे उनको कहा जाता है, वो सिंबलाइज करते हैं कैसे पावर और ऑर्डर बनाया जा सकता है उसको। तो इन शॉर्ट ग्रीक के जो गॉड हैं उनको ज़्यूस कहते हैं। और अगर कुछ ज़्यादा पर्टिकुलर बोलूँ तो सारे गॉड एंड गॉडेस का जो किंग होता है सबसे बड़ा, उसको ज़्यूस कहते हैं। तो अभी हम डायरेक्टली चलते हैं, चैप्टर को पढ़ लेते हैं। तो चैप्टर शुरू होता है एक क्वेश्चन से। हैव यू रीड एपिक्टेटस लेटली? नो, नॉट लेटली। ओ यू ought to read him. Tommy's been reading him for the first time and is fearfully excited. I caught this scrap of dialogue from the next table in the lodge of a hotel. Like Tommy, I too felt fearfully excited, for I had never really read Epictetus, though I had often looked at him on the shelf, perhaps even quoted him, and I wondered if here at last was the book of wisdom that I had been looking for at intervals ever since I was at school. तो यहाँ तक हम पहले समझ लेते हैं। स्टोरी स्टार्ट होती है एक होटल के लॉज से। तो उसी लॉज में जो राइटर है वो थे और दूसरे लोग भी थे। तो एक इंसान दूसरे इंसान को बोल रहा है कि क्या तुमने एपिक्टेटस पढ़ा है जो अभी का आया है? तो उन्होंने कहा, तो दूसरे इंसान को कह रहा है कि पता है टॉमी ने मतलब शुरू किया है पढ़ना। ये सुनकर जो राइटर थे वो बस सुन रहे थे। अब जो अपनी नेक्स्ट टेबल में बैठे थे वो बस सुनने के बाद कह रहे, अरे मुझे भी तो इस राइटर के बारे में पढ़ना था और मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस टॉमी की तरह। टॉमी बहुत फियरफुली एक्साइटेड था कि एपिक्टेटस के बारे में पढ़ना है। वैसे भी मैं भी बहुत छोटे समय से, मतलब स्कूल के टाइम से इसको पढ़ने की बहुत मुझे चाह थी और मुझे पढ़ना था। मुझे ये लगता है कि इस बुक को पढ़कर मैं एक ही रातों रात विज़डम मुझे मिल जाएगा। मतलब देखो, विज़डम जो होता है वो थोड़ी ना रातों रात मिलता है, किसी को भी नहीं मिलता, या फिर किसी एक बुक को पढ़ के आप पूरा ज्ञानी हो जाओ, ऐसा नहीं होता। पर इनको लग रहा था कि एपिक्टेटस बुक को पढ़कर वो रातों रात वाइज हो जाएंगे।
फिर आगे कहते हैं, Never have I lost my early faith that wisdom is to be found somewhere in a book, to be picked up as easily as a shell from the sand. I desire wisdom as eagerly as Solomon, but it must be wisdom that can be obtained with very little effort, wisdom, as it were, that is caught by infection. I have no time or energy for the laborious quest of philosophy. I wish the philosophers to perform the laborious quest and at the end of it to feed me with the fruits of their labors, just as I get eggs from the farmers, apples from the fruit growers, medicines from the chemist, so do I expect the philosophers to provide me with wisdom at the cost of a few shillings. That is why at one time I read Emerson and at another Marcus Aurelius. To read them I hoped was to become wise by reading, but I did not become wise. I agreed with them while I read them, but when I had finished reading I was still much the same man as I had been before, incapable of concentrating on the things on which they said I should concentrate, or of being indifferent to the things to which they said I should be indifferent. Even so, I have never lost faith in books, believing that somewhere one exists from which one can absorb philosophy and strength of character while sitting smoking in an armchair. It was in this mood that I took down Epictetus after hearing the conversation in the hotel lodge. तो उन्होंने कभी भी बुक के ऊपर से अपना फेथ लूज़ नहीं किया था। उनको ये लगता था कि ऐसा कोई ना कोई तो बुक होगा जिसको पढ़ते ही हम ज़्यादा मतलब वाइज हो जाएंगे, विजडम हमें मतलब ऐसे उड़ेल कर मिल जाएगा। तो उन्होंने ये सोचा कि जो विजडम होता है, मुझे सॉलोमन जो बहुत ही वाइजेस्ट थे, किंग थे अपने टाइम में, उनकी तरह वाइज बनना है। पर उनका जो विजडम ऑब्टेन करने का तरीका था वो थोड़ा अलग था। उनको विजडम गेन भी करना था, पर उनको ज़्यादा लैबर भी नहीं करना था, उनको ज़्यादा पढ़ना नहीं था, उनको ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करना था। उनको ऐसा लगता था कि जैसे कि कोई बीमारी इन्फेक्शन मतलब जैसे हो जाता है, तो उसी तरह चट से अगर कोई विजडम आपको मिल जाए। उनको ऐसा लगता था जैसे कि जो फार्मर होते हैं, जो फार्मिंग में आते हैं, वो जैसे एग लाते हैं, मुझे उनको मुर्गी को पालना नहीं पड़ता, बस वो डायरेक्टली एग लेकर आते हैं। जैसे कि जो एप्पल हम जब ग्रोवर एप्पल हमें बाज़ार में मिलता है वैसे हम लेकर आ जाते हैं, मेडिसिन हम केमिस्ट के शॉप से लेकर आते हैं, हम उसको बनाना नहीं पड़ता। उसी तरह उनको जल्द ही जल्द विजडम गेन करना था। कोई और मरो, कोई और पढ़ो, कुछ भी करो, फिलोसॉफी आप गेन करो, अपनी पूरी ज़िंदगी बिताकर आप विजडम गेन करो। पर उनको ऐसे बुक की तलाश थी जिसको पढ़कर झट से उनको विजडम मिल जाए, कोई और मतलब हार्ड वर्क करे और उनको विजडम मिल जाए। तो मतलब इसी थिंकिंग के चलते हुए उन्होंने एमर्सन और मार्कस ऑरेलियस का बुक पढ़ा था। बहुत पढ़ा, बहुत पढ़ा। जब वो बुक पढ़ रहे थे उनको लगा था कि वो बहुत वाइज हो रहे हैं, उनकी सारे बातों को वो एग्री करते जा रहे थे, करते जा रहे थे। जब बुक फिनिश हो गया था उनको लग रहा था, यार मैंने जो पढ़ा मेरे दिमाग में तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि वो सारे जब मैं पढ़ रहा था तब बहुत मैं एक्टिव था, पर अभी मेरे दिमाग में वो सब है ही नहीं, सब मतलब फुल हो गए। तो फिर भी ये सब बुक पढ़ने के बाद भी वो यही सोच रहे थे कि नहीं, कहीं ना कहीं पर वो एक बुक तो होगा जिसको पढ़कर ना फिलोसफी सारे एब्जॉर्ब हो जाएंगे मेरे शरीर पर, मेरे दिमाग पर सारे विजडम आ जाएगा। और उनको ऐसा चाहिए था कि जैसे कि सारे के सारे जैसे वो आराम से आर्मचेयर में बैठे हैं और वो मतलब सारे के सारे फिलोसफी, सारे के सारे विजडम उनके दिमाग में आ जाता है बस एक बुक को पढ़कर। और उनको लगा कि वो जो होटल का लॉज था वहाँ पर जो कन्वर्सेशन चल रहा था एपिक्टेटस के बारे में, तो शायद उस एपिक्टेटस बुक को पढ़कर वो सारे के सारे विजडम उनको मिल जाएंगे, और वही वो बुक है जिसकी उनको तलाश थी। और फिर से मैं पढ़ती हूँ। I read him, I confess, with considerable excitement. He is the kind of philosopher I like.
not treating life as if, as its finest, it were an argument conducted in jargon, but discussing, among other things, how men should behave in the affairs of ordinary life. Also, I agreed with nearly everything he said. Indifference to pain, death, poverty, yes, that is eminently desirable. Not to be troubled about anything over which one has no control, whether the oppression of tyrants or the peril of earthquakes, on the necessary of this. Epictetus and I are one, yet close as is the resemblance between our opinion. I could not help feeling as I read that Epictetus was wise in holding his opinions, and that I, though holding the same opinion, was far from wise. For indeed, though I held the same opinion for the purpose of theory, I could not entertain them for a moment of purpose of conduct. Death, pain, and poverty are to me very real evils, except when I am in a armchair reading a book by a philosopher. If an earthquake happened while I was reading a book of philosophy, I should forget the book of philosophy and think only of the earthquake and how to avoid tumbling walls and chimneys. This, though I am the staunchest possible admirer of Socrates, Pliny, and people of that sort. Sound though I am as an armchair philosopher, as a crisis I find that both the spirit and the flesh are weak. तो जब उन्होंने एपिक्टेटस का बुक पढ़ा, वो कन्फेस कर रहे थे कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस बुक को पढ़कर, और यही वो फिलोसोफर है जिससे मुझे बहुत ज़्यादा विजडम मिलेगा। पर जो भी वो जो एपिक्टेटस उन्होंने लिखा था, उसको ना ऐसा लग रहा था कि यार ये कौन से भाषा में बता रहा है, ये तो पूरे मेरे दिमाग के ऊपर से जा रहा है। पर फिर भी उन्होंने ट्राई किया कि उसके हाँ में हाँ मिलाने की। वो भी उसी तरह पहले जो बुक्स ने पढ़ा था, इसकी इसी बुक में भी वो एग्री कर रहा था हर चीज़ पर। हर जो भी एक्टिविटीज़ के बारे में एपिक्टेटस बोल रहे थे, सब में वो बस मुंडी हिला रहा था, मतलब नहीं हिला रहा था, मतलब ऐसे ही, मतलब एग्री कर रहा था। तो एपिक्टेटस ने डेथ, पॉवर्टी के बारे में जो भी लिखा था, उसको ना वो मानने में बहुत दिक्कत हो रही थी, पर फिर भी वो माने जा रहा था। पर एक टाइम में वो सोच रहा था कि आर्म चेयर में बैठकर इनके जो फिलोसॉफीज वो हम मान सकते हैं, पर रियल लाइफ में वो जो डेथ और पॉवर्टी के बारे में उन्होंने कहा, वो मान नहीं सकते। क्यों मान नहीं सकते? क्योंकि वो कहते हैं कि जो डेथ है या फिर जो पॉवर्टी है, आपको जैसा मिलता है आपको वैसे ही रहना चाहिए। भगवान आपको जैसा देता है वैसे ही आपको मतलब मिलेगा, वैसे ही आपको गुजारा करना पड़ेगा। पर अब के टाइम में ऐसा तो नहीं है। अगर कोई पुअर फैमिली से बिलोंग करता है वो कभी रिच नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होता ना। हम कोशिश तो कर सकते हैं रिच बनने की। मानो किसी को कैंसर हो गया, अभी कैंसर का भी तो इलाज है। कोई इंसान बहुत एटलीस्ट 10 इयर्स तक तो मतलब लिव कर सकता है, अगर प्रॉपर मेडिकेशंस या फिर प्रॉपर मेडिसिन उसको मिले, अगर डॉक्टर के पास वो जाए। तो ये जो फिलॉसफीज़ जो एपिक्टेटस ने दिए उनके बुक में कि डेथ है, पॉवर्टी है, जो जैसा है आपको वैसे ही चलना पड़ेगा, वो सब सुनने में अच्छा लग रहा है कि अच्छा ठीक है हम मान लेते हैं। पर जब रियल लाइफ में उसका इम्प्लीकेशन आएगा ना, वो कहीं पर जाकर नहीं टिकता। तो इसी बारे में उनका ना डबल मेंटालिटी हो गया था, क्योंकि उनको लग रहा था कि प्लिनली या फिर सॉक्रेट्स वो जो कहते हैं कि हर चीज़ में एक इंक्वायरी होना चाहिए कि ऐसे कैसे हो सकता है, इसको मतलब जो भी आप बोल रहे हो उसका तो तोड़ हो सकता है, ऐसा नहीं होता। इस टाइप के जो दिमाग में उनके आ रहा था, थॉट्स आ रहे थे, जो एपिक्टेटस के थॉट से बहुत ही ज़्यादा अलग थे। फिर भी वो बुक पढ़े जा रहे थे, क्योंकि जो भी वो पढ़ रहे थे, जो भी सॉक्रेट्स या फिर प्लिनी के बारे में वो कह रहे थे, वो बहुत वीक पढ़ रहा था एपिक्टेटस के बुक के सामने। क्योंकि एपिक्टेटस के बुक में तो है सब कुछ छोड़ छाड़ दो, जो भगवान देते हैं उसी से गुजारा करो, इस टाइप के फिलोसॉफी लेकर एपिक्टेटस बुक में जो एपिक्टेटस ने लिखा था।
ऑथर ने ये भी कहा था कि अगर मान लो मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ, फिलोसफी का बुक पढ़ रहा हूँ और भूकंप आए तो मैं क्या करूँगा? ऑब्वियसली मैं भूकंप के लिए भूकंप बुक को छोड़कर वहाँ से भागूंगा ना। मैं उस बुक को जकड़े हुए वहाँ पर बैठ जाऊंगा कि नहीं, भगवान भूकंप दे रहे हैं, हमें ऐसे ही भूकंप को फील करना चाहिए, ऐसे ही उसके साथ टैकल करना चाहिए। ऐसा नहीं है। तो हमारे नेक्स्ट लाइन में ये कह रहे हैं कि even in the small things of life, I cannot comfort myself like a philosopher of the school of Epictetus. Thus, when he advises us how to eat acceptably to the gods and bids us to this end to be patient even under the most atrocious service at our meals, he commends a spiritual attitude of which my nature is incapable. When you have asked for warm water, he says, and the slave does not heed you, or if he does heed you, but brings tepid water, or if he is not even to be found in the house, then to refrain from anger and not to explode is not this acceptable to the gods. Do you not remember over whom you rule that they are kinsmen, that they are brothers by nature, and they are the offsprings of Zeus? That is all perfectly true, and I should love to be able to sit in a restaurant smiling patiently and philosophically while the waiter brought all the wrong things or forgot to bring anything at all. But in point of fact, bad waiting irritates me. I dislike having to ask 3 times for the wine list. I am annoyed when, after a quarter of an hour delay, I am told that there is no celery. It is true that I do not make a sense on such occasion. I have not enough courage for that. I am a sparing of objurgation as a philosopher, but I suspect that the scowling spirit within me must somehow show itself in my features. Certainly, I do not think of telling myself, this Veto is my kinsman, he is the offspring of Zeus. Besides, even if he were, why should the offspring of Zeus wait so badly? Epictetus, I am sure, never dined at the restaurant, and yet his patience might have served him even then. If so, what a difference between Epictetus and me! And if I cannot achieve his utter ability in such small affairs as that, what hope is there of being able to play the philosopher in the absence of tyrants and earthquakes? छोटी चीज़ है, उसमें भी उनकी फिलॉसफी काम नहीं कर रहे। एक मतलब जो राइटर है वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे थे फिलोसोफर के बातों को लेकर। मतलब जो भी फिलोसोफर कहते थे अपने स्कूल ऑफ एपिक्टेटिस में, तो वहाँ पर ये कहा जाता है कि अगर किसी इंसान को आप कहोगे कि आप प्लीज़ मेरे लिए गर्म पानी लाओगे, और वो इंसान आपको ठंडा पानी दे दे या फिर वो ना लाए, वो आपके बात को इग्नोर करे, तो आपको क्या करना चाहिए? तो आपको ये सोचना चाहिए कि वो भी एक इंसान है और वो भगवान का एक बच्चा है, वो आपका भाई है। क्या आप ऐसा सोचोगे? तो ये फ़िलोसफ़ी ना तब के टाइम में इपिक्टेटस के स्कूल के टाइम में चलता था, जो रियल लाइफ में बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर आप मान लो, यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल दिया गया है कि एक रेस्टोरेंट में आप जाते हो और आप कुछ ऑर्डर करते हो, और ऑर्डर करने के बाद एक जो वेटर है वो कुछ अलग सा एक ऑर्डर लेकर आए या फिर कुछ ना लेकर आए, तो आपको क्या लगेगा? आपको तो गुस्सा आएगा ना। तो अकॉर्डिंग टू एपिक्टेटस आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए कि ये भी भगवान का बच्चा है, ये भी मेरा भाई है, ये भी एक इंसान है, मुझे इस पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। फिर वो कहते हैं कि अगर मैं एक बार मतलब रेस्टोरेंट में जाऊं और वाइन का ऑर्डर दूं, और 1 घंटे के बाद आकर जो वेटर बोले कि ये तो वाइन हमारे यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, तो आपको क्या आपका रिएक्शन होगा? ऑब्वियसली आप इरिटेशन फील करोगे। पर अकॉर्डिंग टू दिस एपिक्टेटस आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, जो रियल लाइफ में बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं है। तो इसी मामले में उन्होंने ये कहा कि अगर अर्थक्वेक आ जाए या फिर कोई रूलर है जो पीढ़ी दर पीढ़ी से चला आ रहा है, उसने कुछ कह दिया, तो उस टाइम में उसका फ़िलॉसफ़ी क्या होगा? उसका फ़िलॉसफ़ी तो वही घिसा-पिटा रहेगा कि जो करते हैं भगवान करते हैं, जो वो कहते हैं वही मानो। जैसा सिचुएशन में उन्होंने डाला है बस उसी पर ही फ़ोकस करो और वैसे ही चलते रहो। कोई डेवलपमेंट की ज़रूरत नहीं है, वो ही मार्ग दिखाकर लेकर जाएँगे। तो ऐसा तो नहीं होता ना। तो उसके बाद का लाइन ये है कि अगेन
when Epictetus expresses his opinion on material possession and counsels us to be so indifferent to them that we should not object to their being stolen. I agree with him in theory, and yet in practice, I know I should be unable to obey him. There is nothing more certain than that a man whose happiness depends on his possession is not happy. I am sure a wise man can be happy on a pittance. Not that happiness should be the aim of life according to Epictetus or in theory to myself, but Epictetus at least hold up an ideal of imperturbability, and he assures us that we shall achieve this if we care so little for material things that it does not matter to us whether somebody steals them or not. Stop admiring your clothes, he bids us, and you are not angry at the man who steals them. And he goes on persuasively. He does not know wherein the true good of man consists, but fancies that it consists in having fine clothes, the very same fancy that you also entertain. Shall he not come then and carry them off? Yes, logically, I suppose he should, and yet I cannot feel so as at the moment at which I suppose he should, and yet I cannot feel so at the moment at which I find that a guest at a party has taken my new hat and left his old one in its place. It gives me no comfort to say to myself, he does not know wherein the true good of life consists, but fancies that it consists in having my hat. Nor should I dream of attempting to console a guest at a party in my own house with such philosophy in similar circumstances. It is very irritating to lose a new hat. It is very irritating to lose anything at all. If one thinks it has been taken on purpose, I feel that I could imitate Epictetus if I lived in a world in which nothing happened. But in a world in which things disappear through loss, theft, and pinching, and in which bad meals are served by bad waiters in not very good restaurants, and a thousand other disagreeable things happen, an ordinary man might as well set out to climb the Himalayas in walking shoes as attempt to live the life of a philosopher at all hours. यहाँ पर राइटर ये भी कहते हैं कि एपिक्टेटस के जो बुक है उसमें ये भी लिखा है कि मटेरियल जितने भी पोजेशंस है, जैसे कि हमारे पास कोई चीज़ होता है ना, तो अगर वो चोरी हो जाए तो हम क्या कहेंगे? तो हम ये कहेंगे कि कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज़ पे ना हमारा इतना फोकस या फिर इतना प्यार नहीं होना चाहिए। अगर कोई चीज़ चोरी हो जाए तो हमें ये सोचना चाहिए कि किसी और का मतलब खुशी है इस चीज़ पर। अगर हमारे लिए किसी और खुश हो जाते हैं तो ये अच्छी बात है। उनके थ्योरी में ये कहा है कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों पर कभी भी लोभ नहीं रखना चाहिए। अगर किसी ने ले लिया, चलो ले लिया, अच्छा वो खुश है, बहुत है, ऐसी सोच रखनी चाहिए। फैंसी ड्रेस में या फिर किसी चीज़ पर कोई लोभ नहीं रखनी चाहिए। तो इसी बात को और आगे बढ़ाते हुए राइटर ये कह रहे हैं कि सोच लो, मैंने एक पार्टी थ्रो की और मेरे जो गेस्ट है वो आकर मेरा जो नया वाला हैट है वो लेकर अपना पुराना वाला हैट रख कर चला गया, तो इसके बाद मैं क्या करूँगा? मैं तो ये वाले फ़िलॉसफ़ी को नहीं मतलब एप्लीकेबल नहीं करूँगा। मुझे गुस्सा आएगा, ऑब्वियसली गुस्सा आएगा, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से बहुत चूज़ कर कर ये हैट लिया था, और अगर कोई आकर मेरे ही घर पर आकर मेरा ही हैट लेकर चला जाए और अपना पुराना हैट रख कर जाए तो मुझे तो गुस्सा आएगा। पर अकॉर्डिंग टू एपिक्टेटस मुझे गुस्सा आना नहीं चाहिए, क्योंकि किसी चीज़ पर लोभ नहीं करना चाहिए। कोई भी चीज़, वो हैट हो, वो फैंसी ड्रेस हो, या फिर कोई और चीज़। राइटर ये भी कहते कि ऐसा नहीं होता। अगर मेरी जो बहुत प्यारी चीज़ है, अगर उसको कोई चोरी कर ले, अगर मेरा चीज़ गुम जाए, या फिर कहीं पर भी मैं वेटर को मतलब बिल लाने के लिए बोलूँ और वो गंदा वाला बिल लेकर आए, तो मैं क्यों ना गुस्सा करूँ? मुझे तो गुस्सा आएगा ही। इस मामले में मैं बिल्कुल भी फ़िलोसोफ़र की फ़िलॉसफ़ी को नहीं मान सकता। अगर इनका फ़िलॉसफ़ी मानना है ना, तो मुझे सोसाइटल लाइफ को छोड़कर
हिमालय जाना चाहिए, वहाँ पर जाकर ये फ़िलॉसफ़ी काम करवाना चाहिए, ये इस फ़िलॉसफ़ी को लेकर मैं आगे बढ़ सकता हूँ। पर अगर सोसाइटी में रहना है तो मेरे से इस फ़िलॉसफ़ी को आगे ले मतलब जाना मुमकिन ही नहीं है। तो उसके बाद वो ये कहते हैं, इन स्पाइट ऑफ दिस हाउएवर मोस्ट ऑफ अस कैनॉट हेल्प बिलीविंग दैट द फिलोसोफर्स वेर राइट व्हेन दे प्रोक्लेम्ड amid all their differences that most of the things we bother about are not worth bothering about. It is easier to believe that oneself is a fool than that Socrates was a fool, and yet if he was not right, he must have been the greatest fool who ever lived. The truth is, nearly everybody is agreed that such men as Socrates and Epictetus were right in their indifference to external things. Every man earning 10,000 francs a year and working for more would admit this, yet, even admitting it, most of us would be alarmed if one of our dearest friends began to put the philosophy of Epictetus into practice too literally. What we regard as wisdom in Epictetus, we should look on as insanity in an acquaintance, or perhaps not in an acquaintance, but at least in a near relation. I am sure that if I became indifferent to money and comfort and all external things as Epictetus and reason like him, with a happy smile over the loss of a watch or a very expensive overcoat, my relations would become more perturbed than if I became a successful company promoter with the most materialistic philosophy conceivable. Think, for example, of the reason of Epictetus over the thief who stole his iron lamp. He bought a lamp for a very high price. For a lamp, he became a thief. For a lamp, he became faithless. Or a lamp, he became bestial. This is what seemed to him to be profitable. The reason is sound, yet neither individually nor as a society do we live is that contempt of property on which it is based. A few saints do, but even they are at first a matter of great concern to their friends. When the world is at peace, we hold the paradoxical belief that the philosophers were wise men, but that we should be fools to imitate them. We believe that while philosophers are worth reading, material things are worth bothering about. It is as though we enjoyed wisdom as a spectacle, a delightful spectacle on a stage which it would be unseemly for the audience to attempt to invade, where the Greeks and the Romans made indifferently. Did the audience of Socrates and Epictetus really attempt to become philosophers themselves, or were they, like ourselves, hopeful of achieving wisdom not by practice but by a magic potion administered by a wiser man than they? To become wise without effort by listening to a voice, by reading a book, it is at once the most exciting and most soothing of dreams. In such a dream, I took down Epictetus, and behold, it was only a dream. भी फिलोसोफर्स है, उनकी जो थियोरीज़ है उनको समझने के बाद, जानने के बाद, हम कभी भी ऐसे बिलीव नहीं कर सकते कि जो फिलोसोफर्स कहते हैं वही राइट है, उससे राइट और कुछ हो भी नहीं सकता। पर अब मान लो कि वो जो फिलोसोफर्स है उनको तब के टाइम में क्या कहते थे, ये सरफिरे हैं, ये स्टूपिड है, ये पागल इंसान है। तो वो अपनी जगह पर राइट थे, उतनी इंडिफरेंट एक्सटर्नल वर्ल्ड में वो राइट थे, पर उनका जो राइट है ना वो रियल लाइफ में राइट हो ही नहीं सकता। मान लो अ, अगर कोई इंसान 10,000 फ्रैंक पर ईयर इनकम करता है, तो क्या वो इंसान जाकर इस फिलॉसफी को मानेगा? और अगर वो इंसान मानता है, क्या वो फुल्ली इसको मान पाएगा? बिल्कुल नहीं, वो कभी भी ऐसे फिलॉसफी को मान नहीं पाएगा। मान लो अगर हमें खुशी रहना है या फिर हमें स्माइल करते रहना है, अगर हमारा वॉच लूज हो जाए या फिर एक्सपेंसिव कोट लूज हो जाए, तो इससे क्या होगा? इससे हमारा ही लॉस होगा, हम इसको नहीं मानेंगे, क्योंकि रियल लाइफ में वो जो फिलोसोफर्स के थॉट्स है वो बिल्कुल एप्लीकेबल बिल्कुल नहीं हो सकते, हमें दुख होगा। सोच लो अगर उस टाइम में अगर किसी फिलोसोफर का जो अगर लैम्प गुम हो जाता, कोई अगर उसका लैम्प लेकर चला जाता,
तो क्या होता, तो वो कहते कि नहीं किसी के काम आएगा वो लैंप, तो उसको बहुत ज़रूरत है, इसीलिए वो लैंप उसको लेकर गया। पर लैंप की चोरी के लिए उसको तो फांसी भी दे सकते थे ना। तो यहाँ पर आता है कि जो रीजनिंग है, रीजनिंग कहाँ पर आकर टिकता है, नाइदर इंडिविजुअली ना तो सोसाइटी। इंडिविजुअली भी हम फिलोसोफर्स की ये जो बातें हैं, ये जो थियोरी है, मान नहीं सकते, और ना तो सोसाइटल परव्यू में हम ये मान सकते हैं। अगर हमारा कोई चीज़ खोता है, अगर हम किसी चीज़ को लूज़ करते हैं, ऑब्वियसली हम अपना वॉइस तो रेस करेंगे नहीं। ना तो उनके टाइप में ये सोचें कि नहीं उनको ज़रूरत थी तो वो लेकर चले गए, वो भी हमारी तरह भगवान के बच्चे हैं, हम ऐसा बिल्कुल नहीं सोचेंगे। इनका जो फ़िलॉसफ़ी है, अगर ग्रीक्स का फ़िलॉसफ़ी या फिर रोमन्स का फ़िलॉसफ़ी हम जान लें या फिर समझें, तो हम इसको ना स्टेज में ऐसे परफॉर्म करते हुए हम बहुत एंजॉय करेंगे। पर कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि जो स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं या फिर उनका जो फ़िलॉसफ़ी है वो हम अपने रियल लाइफ में डालें। तो उनका जो फ़िलॉसफ़ी है ना, और एक्चुअली में जो राइटर जिस मतलब ऑब्जेक्टिव को लेकर ये बुक पढ़ रहे थे, इस दोनों का बहुत अच्छे से मिश्रण उन्होंने किया और कहा कि कभी भी बस किसी की आवाज़ सुनकर या फिर कोई बुक पढ़कर एक ही झटके में हम कुछ अर्न नहीं कर सकते, कोई वाइज नहीं बन सकते, या फिर बहुत ज़्यादा विजडम आ गया हमें, ऐसा नहीं हो सकता। ये एक सूदिंग ड्रीम है, और इस ड्रीम को ना ड्रीम ही रहने देना अच्छी बात है। और एपिक्टेटस की जो थ्योरी है, उसके जो फिलोसॉफीज़ है, मैं उसको भी अपने ड्रीम में ही छोड़ देता हूँ। वो ड्रीम में ही अच्छा है, रियल लाइफ में लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो रियल लाइफ में उसका कोई एप्लीकेशन होगा भी नहीं। तो यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म होता है। इस चैप्टर से हमें ये सीख मिलती है कि कोई भी चीज़ हो, किसी भी चीज़ हमें अगर पानी हो, अगर कोई एग्ज़ाम क्रैक करना हो, या फिर किसी कभी वाइज बनना हो, तब हम झट से कुछ भी हासिल नहीं होता। ये एक कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए कि हमें रोज़ पढ़ना चाहिए, या फिर रोज़ जब जब भी अगर कोई इसको वाइज बनना ना, उसको ना कंटिन्यूएशन रखना चाहिए, उसको हर रोज़ थोड़ा बहुत यहाँ से वहाँ से नॉलेज एक्युमुलेट करनी चाहिए, और जो पढ़ते हैं तो उनको रोज़ पढ़ना चाहिए, तब जाकर वो कुछ कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना, और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नया सीखेंगे, मे बी क्वेश्चन आंसर भी देख सकते हैं। तब तक